आज के शो में। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा, मजीद 63 अमवात, 4300 से जायद केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.29% हो गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू 95% तक भर गए। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आपके सामने सब में पहले स्टैटिस्टिक रखते हैं जो कि ख़तरनाक हद तक हम कह सकते हैं कि खौफनाक एक जो पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है वो इंतहाई खौफनाक है। बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वो कोरोना वायरस के हवाले से वो इंतहाई अलार्मिंग है। उसकी वजह से वहाँ की अथॉरिटीज़ कुछ अहम तरीन फैसले कर चुकी हैं और करने वाली हैं। इस पूरी सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी, लेकिन सब में पहले आपके सामने जिस तरह मैंने कहा कि हम आपको ये बताते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या कह रहे हैं। स्टैटिस्टिक ये कह रहे हैं कि तकरीबन 4300 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में। और 24 घंटों में जो केसेस की तादाद है ये 8 माह बाद रिपोर्ट होने वाले केसेस में, यानी 8 माह पहले इतने नंबर्स आए थे 4000 से जायद जो अब आए हैं। तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,45,356 है, जबकि केसेस गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर में 3 जुलाई के बाद ये इतने केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता साल 3 जुलाई को एक दिन में कोरोना के 4087 केसेस रिपोर्ट हुए थे, यानी जो पहली वेव थी जुलाई 2020 जब इतने केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो शरह रही है वो 10.29% है, इंतहाई अलार्मिंग। जो मुल्क में कोरोना की हलाकतें हैं वो 14,091 तक जा चुकी हैं और मजमूई केसेस जिस तरह मैंने कहा कि 6,45,356 तक जा पहुंचे, जबकि फाल केसेस यानी एक्टिव केसेस 40,120 हैं। सिंध में कोरोना की मजमूई तादाद मरीजों की जो निस्बत है वो 2,64,000, जबकि 4,486 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,70,000 है और ये तकरीबन 2,07,756 है, जो कि 6,142 अमवात वहाँ पर हो चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 1,94,427 है और हलाकतें 205 हो चुकी हैं। खैर पख्तूनख्वा में तकरीबन 82,000 जो तादाद है मरीजों की और 2,260 हलाकतें हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में 12,000 से ज़ायद मरीज़ हैं, 340 लोग इंतकाल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना की मरीजों की तादाद तकरीबन 5,000 है, 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद में जहाँ सूरत हाल इंतहाई मखदूश और अलार्मिंग है, जो वहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर्स, वो तकरीबन 54,000 क्रॉस कर चुकी है फिगर केसेस की और 555 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। टोटल केसेस की मजमूई तादाद की बात हो रही है। इस पूरी सूरत हाल में अगर हम आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जो पॉजिटिविटी रेट्स रहे हैं वो टेबल की सूरत में आप देखेंगे तो लाहौर 23.2% पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। लाहौर सब में ज्यादा 23.2% जो पॉजिटिविटी रेट रहा है, ये WHO का डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें पेशावर नंबर 2 पर 21.7%, 20.2% फैसलाबाद, गुजरावाला 19%, मुजफ्फराबाद 15.9%, स्वात 14.3%, मुल्तान 13.2%, मीरपुर 13%, रावलपिंडी 11.7%, इस्लामाबाद तकरीबन 10%, भावलपुर 5.2%, हैदराबाद यानी अब सिंध में आते हैं 4.8%, गिलगित 4.6%, कोयटा 4.2%, कराची इस वक्त जो है सेकंड लास्ट है 3.5%, जिसके बाद एबटाबाद है 1.1%। तो लाहौर की सूरत हाल के ऊपर हमने देखा है जो नंबर्स वहाँ से सामने आ रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है और इस तरह से कुछ अहम तरीन फैसले भी हुए हैं। लाहौर में जो मरीजों की तादाद जिस तरह बताई जाती है उस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए शहर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर रहने की हिदायत कर दी गई है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 और 1 के सालाना इम्तियाज 2 माह के लिए मौखर कर दिए हैं। इसी तरह से जो वहां पर वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं उसमें से बताया जाता है लाहौर में 89% वेंटिलेटर्स जो है जबकि भर चुके हैं, जबकि 67% ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उस पर मरीज मौजूद हैं। तकरीबन लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के जो मरीज हैं 164 वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं जिस तरह मैंने कहा, और जिसमें से 89% वेंटिलेटर्स लाहौर के वो इस वक्त भरे हुए हैं। 67% जो है ऑक्सीजन बेड्स पर मौजूद है मरीज। मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो इस वक्त आज कहा है इस पूरी सूरत हाल पे, जो बिलखुसूस पंजाब में हम रेट्स देख रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट इन्फेक्शन है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है पंजाब में, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। इवेंट्स ऑक्यूपाइड जो हैं वो 4 मेजर एरियाज़ में हमारे मुल्तान में 65% है, इस्लामाबाद में 62% है,
गुजरांवाला 60% और लाहौर जो है वो 54%। और इसके साथ जो हमारा ऑक्सीजन जो है वो बेड्स ऑक्यूपाइड जो मरीज़ इस वक्त ऑक्सीजन के ज़रिए सांस ले रहे हैं, उन मरीज़ों की भी परसेंटेज अगर आप देखें तो गुजरात में 95% पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में कोरोना के लाए गए हैं, उनमें 95% जो है वो ऑक्सीजन से ही सांस ले रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि खौफनाक सूरत हाल है, तीसरी लहर एक खौफनाक पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है। आप कह सकते हैं कि इस पर जिस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं, ये तो वो है जो कि टेस्ट हो रहे हैं, जो मरीज जा रहे हैं, जो ओवरऑल सूरत हाल आईसीयूज की है उसके हवाले से जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब हैं, उनका जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 95% आईसीयू भर चुके हैं। सरकारी अस्पतालों के आईसीयूज में जो रेट है वो 95% पहुंच चुका है। तीसरी लहर में ज्यादातर मरीज आईसीयू में आ रहे हैं, ये भी कहा गया। और मेयो और सर्विसेज अस्पताल को 30 नए वेंटिलेटर्स फराहम कर रहे हैं। लाहौर के तमाम अस्पतालों के एमएस जो है वो ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे, एमएस ऑफिस। इसी तरह से महकमा सेहत के दफातर 7 रोज काम करेंगे, यानी जो उनकी छुट्टी है इतवार की हफ्ते की, वो भी खत्म कर दी गई है। ये सूरत हाल जिस तरह बदलती जा रही है और जिस तरह खतरनाक होती जा रही है, इस पर मेडिकली क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या मेजर्स लेने चाहिए, इस पर आने से कबल आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर भी केसेस की सूरत हाल कुछ इस तरह से, बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जो बच्चों के साथ बड़ों पे भी वार जारी हैं। एक दिन में मजमूई तौर पे 548 मुस्बत केसेस सामने आए। एक दिन में तकरीबन 49 बच्चे कोरोना वायरस का निशाना बन गए हैं। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में 1 साल से 10 उम्र के तकरीबन जो 1 से 10 साल की उम्र के तकरीबन 5291 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज 1 से 10 साल के 49 बच्चे, जबकि 31 से 45 साल के तकरीबन 170 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बायस शरह अमवात जो इस वक्त है वो इस वक्त 1% है। ये पूरी सूरत हाल जो है वो इंतहाई हद तक अलार्मिंग है, ख़तरनाक है, जो बनती जा रही है। कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस हवाले से आज एक मुस्बत खबर भी आई। वो मुस्बत खबर ये थी कि 50 साल से ऊपर के जो अफराद हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेट किया जाएगा। उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। पहले जो असद उमर साहब वफाकी वजीर मनसूबा बंदी के, उन्होंने कहा है कि जो 50 साल से ज़्यादा अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी और 30 मार्च से शुरू होगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन पहले से जारी है और अब 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हौसला अफजाई जो है वो की जाए। असद उमर साहब ने ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। ये जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि ख़तरनाक सूरत हाल है, तीसरी लहर की एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। ये खौफनाक शक्ल अब आगे किस तरह बढ़ सकती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्या हमसे कुछ फैसले देर से हुए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन कि ये नंबर्स जो बता रहे हैं इसका मतलब ये ट्रेंड शुरू हो चुके थे कुछ हफ्तों कबल। हुकूमत ने क्या देर कर दी कुछ अहम तरीन फैसले करने में, वैक्सीनेशन के हवाले से हों या मजमूई तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मेजर्स लेने चाहिए थे, ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, ये तमाम चीज़ें, स्कूलों की बंदिश से लेके तमाम अहम तरीन फैसलों में क्या देरी हुई और अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, ये अहम तरीन सवालात और इनके जवाबात के साथ हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठाते हैं। जो नंबर्स पंजाब में आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक खौफनाक हैं। गुजरात में 95% ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन बेड्स की, गुजरावाला में 85% है। इन नंबर्स के साथ हमारी हुकूमत की नाअहली कहाँ है? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आप भी एक एक्सपर्ट और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपसे पहले शुरुआत करते हुए पहले ही समझाइएगा कि ये जो केसेस अब आ रहे हैं वहाँ के पंजाब के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस सीधा आईसीयू जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस तीसरी लहर में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि जैसे कि बार बार ये कहा गया है कि यूके वेरिएंट जो अभी हमारे पास आ गया है पंजाब में, इसकी 2-3 बहुत ही परेशान कुन इसकी आदत है या ये समझ लें उसका बिहेवियर है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये कि इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि सिवियरिटी ज्यादा हो। आज आपको इन्फेक्ट किया इसने और 2-3 दिन बाद इसके सांस में रुकावट की जो शिकायत है, लोगों के जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, इसलिए लोगों को फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इस वक्त पंजाब के
अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहा है लोगों को, आईसीयू में और वेंटिलेटर में जो वेंटिलेटर वाली बेड्स हैं वो सारे ऑक्युपाइड हैं इस वक्त, तकरीबन 100% एक्यूपेंसी हुई है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमने कभी भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया, कभी भी हमने कहीं पिछली जो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे होशियार नहीं तीसरी हुए, लहर कैसे सीखा नहीं। ये आपकी नजर इस पर रही कि अस्पतालों के बेड्स की सूरत हाल क्या है? क्योंकि हर लहर में, दूसरी लहर में भी भरने लगे थे, तो हुकूमत ने बेड्स बढ़ाए भी, वेंटिलेटर्स बढ़ाए, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए, या ये वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ 1 साल पहले जब कोरोना आया था, जब वहीं के वहीं खड़े हैं? जी, मैं यही जा रहा था कि हमने कुछ सीखा नहीं है और हमने पिछले तजुर्बे से कुछ अपने आप को करेक्ट नहीं किया या बेहतर नहीं किया। हम वहीं खड़े हैं, हमारी प्रॉब्लम वही है। जितने वेंटिलेटर, जितने बेड्स थे, कुछ हमने एक्स्ट्रा बेसिस पे कहीं पे एक्सपो में सिस्टम बना दिया, कहीं और बना दिया। कुछ हमें ये जरूर है कि तजुर्बा बहुत अच्छा हो गया, मालूमात डॉक्टरों को बहुत ज्यादा हो गई है कि कोरोना वायरस है क्या, उसके इलाज क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने कुछ नहीं सीखा और कुछ नहीं एहतियाती तदाबीर अपनाए। और उससे ज्यादा जो परेशान कुन बात है कि हमारी हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसे इक़दाम प्रैक्टिकली नहीं उठाए जिससे कि हम समझते कि जो आगे चलते हेल्थ केयर वर्कर्स पे और हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ सकता है। और जब बर्डन बढ़ता है तो हमारा निज़ाम, वही जो फरसुदा निज़ाम है, हमारा जो पुअर स्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो वैसे ही लग रहा है। और यकीनन ऐसी वबा में तो दुनिया परेशान है। जिनके हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है वो कोलैप्स हो गए हैं, तो हमारी तो और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी अगर जबकि हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की हुई है कि हमारा लेकिन हमने सही संभाला नहीं। मैं शुमाइल दादा आपकी राय जानना चाहूंगा। कुछ हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हो गई, कुछ और इकदाम हो गए, कुछ दिन कबल एनसीओसी ने कुछ फैसले कर लिए, क्या ये काफी है जिस तरह के नंबर्स अब आ रहे हैं, और क्या फैसले होने चाहिए? शुमाइल दादा साहब। बदकिस्मती से कुछ हम रिलैक्स हो गए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि, और उस रिलैक्सेशन की वजह से आवाम भी रिलैक्स हो गई, क्योंकि जब हुकूमत की तरफ से वो मैसेजेस आने बंद हो गए तो वो लोग भी रिलैक्स हो गए ओवरऑल। अब उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है, अब ये सामने सिचुएशन आई है, अब आप एमरजेंसीज कैंसिल करें और हॉस्पिटल्स को अपने पैरों पे खड़ा करें, लेकिन वायरस का मुकाबला तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर पहले भी थी, अभी भी लिमिटेड ही हैं, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था, बेड्स लिमिटेड हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले भी जब लॉकडाउन्स हुए थे पहले वेव में, वो इसीलिए किए गए थे कि ये ज़्यादा स्पायरल आउट ना हो जाए। अब बदकिस्मती से जिस तरह आपने जिक्र किया कि बिल्कुल जुलाई की तरह, ये बिल्कुल पिछले साल की तरह हम इस पोजीशन में आके खड़े हुए हैं। अब वो माइक्रो लॉकडाउन्स और जो स्मार्ट लॉकडाउन्स थे, उनका मकसद ये था कि उस दौरान हम लोग अपनी तैयारी कर लेते, लोगों को भी हम मतलब तैयार रखते, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो हम मरला है उसको तेज़ी से मतलब हम फैला देते। अब 6 लाख के लगभग जो लोग अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं, ये दुनिया की, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो हम बहुत पीछे हैं, और ज़ाहिर बात है वो अब हमारा वक्त गुजर गया। अब हमारे पास लॉकडाउन करने के अलावा मुझे बताइए और क्या तरीका है, मासिवाय इसके कि अब जो लोग आएंगे उनको हम फेस करेंगे, हॉस्पिटल्स और अमला, और चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, 80 से 90% जो लोग अभी इस वक्त ओपीडीज में आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली इन केसेस के, इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब शुमाइल दादा साहब, जो आज फैसले हुए हुकूमत की तरफ से कि एमएस को बोल दिया कि छुट्टी ने आप नहीं करें तो 24 घंटे मुयस्सर हों, 7 दिन हफ्ते में है, और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि बेड इस वक्त नहीं होंगे वहां पे? अब बात यह है कि ये तो अब मामला जिस तरह आपने अभी जिक्र किया अलार्मिंग लेवल्स पे फैल गया, इसको सेटल होते हुए, इसको मासिवा इसके कि हम लोगों का जो हजूम है उसको नहीं रोकने में कामयाब होते, और क्या तरीका उसके लिए कानून हरकत में लाना पड़ेगा ना? देखें, आपको लगता है कि अगर जब तक कानून अमली तौर पे हरकत में नहीं आएगा, सजाएं शुरू नहीं होंगी और कोई कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक लोग करेंगे कोई अमल इसके ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर, समाजी फासलों पर और तमाम चीजों पर? बिल्कुल, इसके ऊपर अवेयरनेस करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करवाना पड़ेगा। अब आज देखें, मैं देख रहा था एनसीओसी के अंदर, एनसीओसी कह रहा हूँ, ईसीसी के अंदर ये डिसाइड हुआ कि जी 1 बिलियन रुपीस जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। अब यही 3-4 माह पहले कर लेते तो अब करने का क्या मकसद है? अब अवेयरनेस करेंगे तो उसका असर जो है वो महीनों में आएगा।
तो ये सारी चीज़ थी कि हमारे फेवर में जा रही थी चीज़ें। अब हम बदकिस्मती से हमारे पास सवाए सीवियर एक्टिविटी के अब क्या रह जाएगा? हम रोकेंगे, रुकावट करने के बाद और वैक्सीनेशन का जो मरहला है उसको तेज़ी से करेंगे ताकि ये फिर रुके इसका फैलाव, क्योंकि इसमें वेरिएशंस जो आए हैं, इवन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप के अंदर भी बहुत से मुल्कों में दोबारा से एक रिसर्जेंस आया है थर्ड वेव का, और इवन इंडिया में भी आ रहा है, वहाँ पे भी बल्कि डबल वेरिएंट्स भी पाए गए हैं लोगों के अंदर। और जिस तरह आपने जिक्र किया, बच्चों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक्स भी हैं और दूसरी तरह से भी बच्चे जो हैं वो घरों में और उनमें कर रहे हैं। फिर इसकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों के अंदर, जो हो रहा है सिवेरिटी, जिस तरह भी जिक्र किया कि जी ऑक्सीजन पे जा रहे हैं या सिवियर हो रहे हैं, वो भी अपनी जगह है। सो एक तादाद बढ़ रही है, फिर उनकी सिवेरिटी बढ़ रही है, फिर बच्चों के अंदर जो है वो मतलब जो है फैलाव हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली अलार्मिंग है। सही। और कैसे साहब, आप क्या समझते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अब फैसले क्या होने चाहिए थे और अब तो हुए नहीं, कानूनी तौर पे अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाया जाए उन तमाम चीज़ों के ऊपर कि एसओपी से सामाजिक फासले हो, मास्क पहना जाए? क्योंकि कहीं भी कोई बाजार हो, किधर भी हो, हम नहीं देख रहे कि कोई एसओपी पे अमल हो रहा है। वो शादी ब्याह की तकरीब हो, मजहबी इज्तिमा हो, या फिर इस पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। कैसे साहब? मैंने आपके प्रोग्राम में भी कई बार कहा है और डे वन से हमने बहुत बातें की हैं। जब कोरोना हमारे मुल्क में नहीं आया था तो भी शायद आपको याद होगा कि 26 फरवरी को पहला केस कोरोना का हमारे यहाँ आया 2020 में, और 22 जनवरी से मैंने लेटर लिखा हुआ, मैंने होशियार किया था कि जब वुहान सिटी में सिर्फ 6 लोग इंतकाल कर गए थे और 300 मरीज थे, तो उस वक्त हमने वार्न किया था कि एंट्री पॉइंट को सील करें, वहाँ स्क्रीन करें लोगों को, देखें कि जो बाहर से चाइना से जो लोग आ रहे हैं, हमारे जो ट्रैवल जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, उनको स्क्रीनिंग की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। फिर आपको सब पता है कि तापतान से सारे लोग आए और यहाँ आके सारा कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार मैं कहता रहा हूँ, वो है यूनिफॉर्म पॉलिसी। हुकूमत ने आज तक कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि एक कानून साजी की जाए, कानून साजी के बाद उसमें अमल दरामद कराया जाए सख्ती से। दुनिया को हम देख रहे, जिन ममालिक ने कंट्रोल किया, उन्होंने एक कानून साजी करके सख्त कानून बनाया और उस पर फाइन करते रहे, बहुत हेवी जुर्माने करते हैं, तो लोगों में डिटरेंस रहता है, लोग डरते हैं, लोग मास्क पहनते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि डे वन से हम देख रहे हैं कहीं पर भी मास्क नहीं पहना जाता, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। मैं परसों लास्ट सैटरडे को एक शादी में गया हूँ जहाँ मैं देख के मैं ये समझा कि शायद ये हम ऐसी जगह आ गए जहाँ पे कोरोना का कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वहाँ वजूद ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक बात है, नंबर एक। अच्छा कैसे साहब, ये मुझे बताते जाए सिंबॉलिकली आप जो बात कर रहे हैं, मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की फोटो भी आई जिसके अंदर उनके कुछ इस वक्त मुशीर और कुछ वजीर भी बैठे हुए हैं उस फोटो में। वो आपको मेडिकली आप समझते हैं सही था ये? नहीं जी, ये मैंने पहले भी कहा है कि हमें बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, देखें ये पाकिस्तान में कोरोना जो है वो हो गया है पॉलिटिसाइज। अब हमारे वजीर आजम यकीनन बहुत मेहनती आदमी है, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये मेडिकल का प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर जानता है। खुदारा इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें। इसको 9 दिन तक, जो भी बीमार आदमी है कोरोना में होता है, वो 9 दिन तक क्वारंटाइन में रहता है। उसको उसके कमरे में ना कोई आए, ना वो कमरे से बाहर निकल सकता है। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोल मॉडल हैं, लोग उनको देख के वैसे ही करते हैं, इसलिए लोग जो है बहुत ज्यादा परेशानी में है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ने कैसा साहब, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, शुमाइल साहब पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, ये जो पूरी सूरत हाल है आपके सामने रख रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, तीसरी लहर खौफनाक होती जा रही है। हुकूमती इकदाम आखिरकार क्या हैं और जो हैं वो क्या काफी हैं, ये बड़ा अहम सवाल। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर साहब की एक तस्वीर की गुफ्तगू हो रही थी और इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि उनके साथ मौजूद हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके साथ उनकी काबीना के चंद अफराद मौजूद हैं। ये काफ़ी ज़ेरे बहस रही। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाह रहा हूँ मेडिकली, क्योंकि कैसे साहब ने कहा कि ये जो भी था, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस?
जी बिल्कुल, असल में बदकिस्मती से बड़ा सही उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि जब तक हमारे जो लीडर्स हैं, जो आइकॉन्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको थोड़ा सा एहसास देना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं इन दिनों में और ख़ास तौर पे बीमारी की हालत में। तो ये जब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही गाइड नहीं करेंगे ना, तो लोग जो हैं उनका ट्रस्ट जो है वो यही समझ रहे हैं कि बस ये ऐसे ही है, और बिकॉज हर बंदा तो नहीं इफेक्ट हो रहा। लेकिन देखिए जब ये डॉक्टर्स बता रहे हैं मुख्तलिफ पूरे मुल्क में, अब तो गवर्नमेंट के खुद लोग बता रहे हैं, तो ये अब जितना ज़्यादा मैसेजेस जाएंगे और लीडर्स की तरफ से जाएंगे, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, ये बड़ा अहम है। इसको मजाक ना लीजिए खुदा के लिए, बहुत सीरियसली लोगों को, बहुत छोटी उम्र में भी लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं, सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों की डेथ्स नहीं हो रही हैं, और ये सीरियस मैटर है और इसको हम मजाक नहीं कर सकते और इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। अब इन हालात में हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड होंगी, लेकिन भर कैफ हमें इसको अब कंट्रोल करना है। सही। और ये बताइएगा शुमाइल साहब कि ये जो पाबंदी लगती है कि 300 अफराद नहीं हो सकते या 300 से ज़ायद नहीं हो सकते, ये आपको कितनी मुज़हका खेज लगती है? कौन गिन रहा है इस वक्त शादी हॉलों में 300 अफराद आ रहे हैं? देखिए किस शादी में 300 अफराद आ रहे हैं? क्या ये किस तरह के देखिए बात यह है कि ये उस वक्त की सिचुएशन कह लें, ये स्ट्रेटजी थी माइक्रो या स्मार्ट लॉकडाउन्स वगैरह की, कि जब आप चाह रहे थे कि आपकी इकोनॉमी चलती भी रहे और कुछ कंट्रोल भी रहे, मिक्स सा। लेकिन अभी जब जो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है, तो फिर ये 300 वगैरह को तो फिर कंप्लीट रोकना पड़ेगा। बदकिस्मती से ये देखें ना, यही मौका था कि हमारे लोग थोड़ा सा सीरियसनेस का एहसास करते, गवर्नमेंट के भी और तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और इसको अच्छी तरह से कामयाबी से हम इसको हम कनार करते। अब मजबूरन तकरीबन माइक्रो से मैक्रो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और मुझे बताइए क्या तरीका होगा? अब 300 के अंदर ज़ाहिरी बात है इंटरमिक्सिंग होगी लोगों की, और जब वो मिक्सिंग होगी दोबारा से वो रुकेगा नहीं। तो ये जैसे जैसे फैलाव को रोकना है, इसका और कोई हल रह नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको फास्ट किया जाए, लोगों को बताया जाए और उसको मंगवाई जाए जितनी जल्दी हो सके। उनके यानी कि जो हमारे अभी इस वक्त कुछ कमी भी हो गई है, पर अप्रैल के शुरू में प्रॉमिस्ड हैं कि अब वो आ जाएंगी नई साइनोफार्म भी। और कैसे साहब आप कराची में हैं, शुमाइल साहब इस्लामाबाद में, कैसे साहब मुझे बताइए शहर कराची का जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी हमने देखा कल भी 4% से कम आया है, और लाहौर की बात करें 23% से ज़्यादा है। तो ये वेरिएंट यहाँ पर ट्रैवल अभी तक नहीं हुआ है, ये यहाँ फैल नहीं रहा, यहाँ SOP इन्फोर्समेंट ज़्यादा अच्छी है, वजह क्या है इसकी? और जो ये करम है, और ये आपको लगता है कि ये नंबर गिर सकता है, आगे जाके बढ़ सकता है मज़ीद? जी हाँ, ये एक बहुत खुशाइन बात है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि सिंध में और दूसरे सूबों में, KPK में और बलूचिस्तान में अभी वो सूरत हाल नहीं हुई है जो पंजाब की इस वक्त है। और जैसे आपने बताया कि बिल्कुल इस वक्त अस्पतालों के अंदर कोई ऐसी बर्डन नहीं है, ICU में बेड खाली हैं, कोरोना के डेजिग्नेटेड बेड्स खाली पड़े हुए हैं लोगों में कोई। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर लोग, क्योंकि ये केसेस इस वजह से कम है कि यहाँ लोग जो है SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि केसेस हैं यहाँ पे, और बहुत सारे केसेस टेस्ट भी नहीं कराए जाते हैं, टेस्ट भी कम हो रहे हैं, लोग खुद ही अपने प्राइवेटली डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, डरते हैं कि कोरोना अगर पता लग गया तो फिर हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और फिर लोग इंतकाल भी कर जाते हैं तो भी अस्पताल नहीं जाते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि फिर उसके लिए फिर दूसरा तरीक़ेकार होता है दफनाने के लिए, या उनका फ्यूनरल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो लोग इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बड़ा नहीं, लेकिन वजह क्या कैसा सजाद साहब, अभी तक जो ये वेरिएंट यहाँ पर आया नहीं है ट्रैवल करके? कोई फ्लाइट्स तो खुली हुई हैं, क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि फ्लाइट्स बंद कर दें या ट्रैवल बंद कर दें? इंटर प्रोविंशियल क्या इकदाम होने चाहिए जिस वक्त? नहीं, मैं समझता हूँ कि इंटर प्रोविंशियल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अच्छा, फ्लाइट वगैरह नहीं बंद होनी चाहिए, सब काम चलता रहे, कोई चीज़ भी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी हुकूमत वो होती है जो अपने अवाम को इस वबा से बचाती भी है और अपनी मईशत को भी ख़राब नहीं होने देती है, तो यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफान ऐसा हो नहीं रहा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसके बचाव के लिए इक़दाम करना चाहिए, जिसमें कि एक SOPs है और SOPs पे अमल करना है और हुकूमत को करवाना है। दूसरे अमल जो है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन अगर 70 से 75% लोगों को जितनी जल्दी वैक्सीनेट कर दिया गया उतने आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन आपको एक हैरत की बात बताऊं कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं,
जो कि अभी अस्पतालों में पंजाब में भी, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी जो काम कर रहे हैं, जो कि अंडर 60 हैं, जो कि 60 साल से कम उम्र के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है हुकूमत ने। उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लग रहा है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और बहुत अफसोसनाक अमल है। मैं समझता हूँ कि ये आपके जरिए ये आपने कम्युनिकेट किया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, क्योंकि आपने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, गालिबन इस पे आपने नुक्ता उठाया। जी हाँ, हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्योंकि हुकूमत से बात करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। हुकूमत से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ना ही कोई मशवरा करती है, ना ही हमको ऑन बोर्ड लेती है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें कुछ नहीं पता कि अभी तक कितनी वैक्सीन हुकूमत ने प्रोक्योर किया है, वो बाहर से मंगवाई है, किसके पैसे पेमेंट किए गए हैं। अभी तक तो हमें ये पता है कि हमें डोनेशन से वैक्सीन मिला है, जो कि मुकम्मल नहीं हुआ है अभी तक हम जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कंप्लीट नहीं कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको जो लोगों को जो ये सिस्टम बनाया गया है कि नादरा का कोड लेकर आए, कोड के बाद वैक्सीन लगता है, इसको खुदारा खत्म करें। आपके जरिए मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको बहुत आसान बनाएं, और आसान इतना हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोलें और उसमें वॉक इन करें। लोगों को बोलें कि आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका कोड है, आप जाइए वहां पर अपनी वैक्सीन लगाएं, रजिस्टर्ड कराएं और फिर वहां से नादरा जो है उनको कोड दे दे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वरना तो मैं समझता हूँ। और इसमें कैसा दूसरा कंफ्यूजन ये भी हो रहा है कि पहले एक SMS आता है जिसमें बताया जाता है कि आपका कोड ये है, फिर दूसरा SMS आता है जिसमें तारीख बताई जाती है, यानी पहले SMS से वैक्सीनेशन सेंटर बताया जाता है, जिसके बाद बहुत से लोग समझते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गई है और वो अगले दिन चले जाते हैं। फिर पता चलता है नहीं, वहां जाके पता चलता है कि नहीं, आपको तो डेट आएगी SMS पे, और उस डेट आने में भी टाइम लग रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें कई दिन लग रहे हैं, जिनको डेट ही नहीं आ रही अभी तक कब जाना है उन्हें। आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस तरह के बेतहाशा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टरों के साथ भी है। हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में एक सेंटर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा अजरा पेचल साहिबा ने इस्टेब्लिश किया है, और जब से ये बंद हुआ है, 16-17 तारीख से बंद हुआ है, तो लोग कम आ रहे हैं। और जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो 11-11-6 पे अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, तो उनको यही मैसेज इसी तरह से आता है कि आपको रजिस्टर कर लिया गया है, तो आप जो है आपको हम बताएंगे, आपको डेट और आपको सेंटर बाद में बताएंगे। तो कुछ लोग आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें 20 दिन हो गए, हमें महीना हो गया, अभी तक हमें बार बार हम करते हैं, हमें कोई नहीं आ रहा है। कुछ लोग हेल्थ वर्कर्स को मैसेज आता है कि आप हेल्थ वर्कर नहीं है, आप ऑर्डिनरी तरीके से आप अप्लाई करें, तो वो पूछते हैं कि भाई ऑर्डिनरी तरीका क्या है। तो इस तरह के मैसेजेस हैं। मैं समझता हूँ कि नादरा के ऊपर भी बड़ा लोड पड़ा हुआ है, और इसका आसान तरीका यही है कि शनाख्ती कार्ड, क्योंकि वो दिखा के आप आ जाएं। मैं शुमाइल दाऊद साहब आपका भी लास्ट कमेंट लेना चाह रहा हूं इस पे कि एक तरफ तो जो SOPs थी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मैनेज नहीं हुआ सही तरह, फिर ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी मैनेज नहीं हो रही, उसकी प्रोक्योरमेंट से लेके उसके इंपोर्ट और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चीज पे सवाल उठ रहे हैं। शुमाइल दाऊद साहब जी बिल्कुल, उसमें देखें बात यह है, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डिले बहुत आ गया ना। अभी मेरी नॉलेज में है, बहुत से लोग जाते हैं तो वो स्टॉक आउट हैं, जो सेंटर्स हैं उनके पास स्टॉक्स नहीं है, इसी वजह से वो डेट्स नहीं दे रहे। तो अब वो नया स्टॉक जो है, जो कि बताया गया है मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जी 1 मिलियन डोजेज़ मज़ीद आ रही हैं साइनोफार्म की, और वो जब आएंगी तो ज़ाहिर बात है दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन आप ये देखें ना कि ये तो बहुत कम है। अगर हमें 25% भी आबादी के तनासुब से अगर अपने लोगों को हासिल करना है, 70% तो बहुत बात की बात है, तो उसके लिए हमें बहुत स्पीड करनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया शुमाइल दाऊद साहब, और कैसा सजाद साहब के आज गुफ्तगू हुई अहम तरीन पहलू के ऊपर, SOPs पर किस सलामत को यकीनी बनाया जाए, और जो अलार्मिंग फिगर्स आ रहे हैं खौफनाक हद तक, उस पर पूरी तफसीलन गुफ्तगू हुई। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को करेंगे कंक्लूड, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने अहम तीन नंबर से बात करी, जो नंबर्स काफ़ी हद तक खौफनाक होते जा रहे हैं। तीसरी लहर की सूरत हाल इंतहाई हद तक खौफनाक और ख़तरनाक हो रही है, और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि NCOC का एक खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। इस इजलास में कहा जा रहा है कि बिलखुसूस सूबे पंजाब में जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इस हवाले से जो है इस पर गौर किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि इस इजलास के अंदर ये देखा जाएगा कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स की सूरत हाल पूरे मुल्क में क्या है, और तफसीलन ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शादी हॉल्स और इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो दुकानदारी है, तजारती सरगर्मियाँ हैं, इसमें जो SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस हवाले से सूबाई हुकूमतों
और ज़िले हुकूमतों को कुछ इस वक्त हिदायत जारी की जाएंगी कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। अब ये तो यकीनी तौर पर रियासती जिम्मेदारी है, इसमें देरी हुई, गलत फैसले हुए, जो भी नाअहलियाँ थी वो हमने बेनकाब की, लेकिन फिर अब आपकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि आप इनफरादी तौर पर अपने तौर पर उन तमाम SOP से अमल दरामद करें अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने चाहने वालों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इस पूरी सूरत हाल पर जिस तरह हमने बताया कि नंबर्स जो हैं काफ़ी हद तक अलार्मिंग हैं। आपको जाते जाते बताते चलें दोबारा कि जिस तरह हमने देखा कि लाहौर में जो रेट है वो 23% से ज़्यादा पॉजिटिविटी का है। गुज़श्ता 24 घंटों में फैसला हुआ है कि इस वक्त हेल्थ एमरजेंसी नाफिज हो। पेशावर में 21% है, इस्लामाबाद में 20% है और गुजरांवाला के अंदर इस वक्त 19% है। तो स्पेसिफिकली पंजाब के केसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।